माँ जी, घर में शादी है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और कल रात से मन्नू का बुखार उतर ही नहीं रहा है। ऐसे में मैं उसे देखूं या रसोई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रभा की घबराहट से लता जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। तू परेशान ना हो प्रभा, दोनों भाइयों से स्नेह रखने वाली इनकी मुंह बोली बहन है ना, वह छोटे की शादी संभालेगी। प्रभा समझ नहीं पाई तो कुतूहलास पूछ बैठी, कौन माँ जी? क्या मैं जानती हूँ उन्हें? हाँ हाँ, निम्मो को कौन नहीं जानता? तू भी पहचानती है उसे? अच्छा हाँ, भाई दूज पर आई तो थी, मगर वह तो ससुराल में होगी ना। नहीं रे, पिछले दिनों जब तू मायके में थी तभी उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। खैर, फुर्सत से बताऊंगी, अभी जाकर मेरे पोते को संभाल। यह कहकर लता जी निम्मो के घर की ओर निकल पड़ी। निम्मो, जिसका असली नाम नीलमा था, पिता की बड़ी लाडली थी। पिता हरिलाल गांव के प्रधान थे और माँ पक्की गृहस्थन। उनका पूरा दिन अनाज, खलिहान, सहजने व मजदूरों से काम लेने में निकल जाता था। तीन बड़े भाइयों की इकलौती बहन उम्र में सबसे छोटी थी, जिसमें सबकी जान बसती थी। बड़े भाइयों और निम्मो की उम्र में बहुत फासला था। दरअसल पिता अधेड़ हो चले थे, मगर बिटिया के शौक कारण ही उन्होंने पत्नी को एक बार फिर प्रस्तुति गृह का मार्ग दिखाया। निम्मो का जन्म ईश्वर की असीम अनुकंपा लगी। घर गृहस्थी से उब चुके दाम्पत्ति के घर आंगन में बेटी का खिलखिलाना जैसे किसी गरीब को दिवाली पर बोनस मिलने जैसा था। बिटिया को पूरे समय अपने नजरों के सामने रखते, खूब लाड जताते। धीरे धीरे निम्बो बड़ी होने लगी। भाइयों के साथ जब स्कूल पहुंचती तो मजाल था कि कोई उसकी ओर आंखें उठाकर भी देख ले। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। घर में काम काज के लिए भावियां थी। स्कूल से आते ही निम्मो बस्ता फेंक कर सो जाती तो माँ या बाबा के जगाने पर ही जागती। इसी तरह वह अल्हड़ किशोरी पहले हाई स्कूल फिर इंटर पास कर गई। 90 के दशक में छोटे गांव में कॉलेज था, नहीं तो उसकी पढ़ाई लिखाई ठंडे बस्ते में चली गई। जवान बिटिया को अकेली शहर पढ़ने भेजने से श्रेयस्कर उसका विवाह करना लगा और हरिलाल जी ने धूमधाम से एक संयोग्य वर देकर उसका विवाह रचा दिया। मगर सोचा हुआ कब होता है? विवाह के 5 दिन भी ना बीते कि सब कुछ बदल गया। बदलाव प्रकृति के नियम है, मगर ऐसे क्रूर बदलाव पर जो रूह कांप जाती है, यही सब सोचती लता जी नीलिमा के आंगन जा पहुंची। नीलिमा के चेहरे पर नजर पड़ते ही उन्होंने अपनी भीगी आंखें चुरा ली। विवाह के दिन वह कितनी खुश थी। उसके सांवले सलोने चेहरे पर सोने के बड़े बड़े झुमके कैसे डोल रहे थे। लाल बनारसी पहनकर जो लाली दुल्हनिया विदा हुई थी, वह आज एक परित्यक्ता के रूप में अत्यंत दयनीय दिख रही थी। धुंधली आंखों में जो चेहरा नजर आया, वह उस रूपसी से कितना अलग था। लता ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहने लगी, निम्मो, मेरी प्यारी निम्मो, सुन, तेरे जीतू भाई की शादी है, मेहमान आने लगे हैं, थोड़ा संभाल देगी? भाभी का बच्चा छोटा है ना, उसे कुछ ना किया जा रहा, इसलिए तुझे यह जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। हाँ काकी, क्यों नहीं, आजकल मेरा वक्त नहीं कटता, ऐसे भी घर में खटती ही रहती हूँ। वहां कम से कम आप सभी का स्नेह मिलेगा। उसकी बातों से निराशा साफ झलक रही थी, पर लता जी ने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। गांव का समाज बदलते परिवेश से अछाता थोड़े ही था। भाई तो वैसे भी अपने परिवार की फिक्र में जीते हैं। माता पिता की भी एक उम्र ढलने के बाद अपनी मजबूरियां होती हैं। निमो, जो 1 मास पहले तक दुनियादारी से अनजान थी, वह सहसा समझदार हो गई थी। जिसने कभी खुद पानी लेकर ना पिया हो, वह घर संभालना सीख गई थी।
खैर, अगले दिन सुबह जब निम्मो घर आई तो सबसे पहले लता जी ने सुचिता को चाय बनाने के बहाने व्यस्त किया और उसे साथ लेकर अपने कमरे में चली गई। तुझे बुरा न लगे बेटी, इसलिए अब तक ना पूछा। सच सच बता कि क्या सच सच बता कि हुआ क्या था। खुशी खुशी शादी कर जो दूल्हा संग ले गया वह चंद दिनों में बदल कैसे गया। क्या बताऊं काकी, मैं तो जैसे घर में रहती थी वैसे ही रह रही थी। मुझे पता नहीं लगा कि किससे बात करूं किससे नहीं। मेरे नंदोई मुझे अक्सर चिढ़ाते रहते थे। मुझे उनमें अपने भैया नजर आते थे। उस रोज घर में सत्यनारायण की पूजा थी। पूजा की धोती लेने जब मैं अपने कमरे में आई तो मुझे अकेले देखकर उन्होंने सामने से दबोच लिया। मेरी चीख ही निकल गई मेरी आवाज पर। जब रमेश कमरे में आए तो साथ ही ननद भी आ गए और फिर कहकर वह सुबकने लगी। बोल बच्चे, क्या हुआ तेरे साथ। उसके आंसू सीने पर भार स्वरूप थे, जैसे हटाना जरूरी हो गया था। ननद चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी तो नंदोई ने मौके पर चौका लगाया। सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया। रमेश बड़ी बहन की इज्जत करते थे। इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ पाती, माजरा पूरा ही बदल चुका था। बहनोई के बहकावे में आ चुके रमेश सबके सामने उठपटांग बोलने लगे। तुमने समझने की कोशिश नहीं की। एक तरफ बहन की जिंदगी और दूसरी ओर मैं अकेली। उनकी भी क्या गलती है। वह मुझे जानते ही कितने थे। मेरे चरित्र पर लांछन लगाकर मुझे यहाँ भेज दिया और अपने परिवार को सहेज लिया। अब आप ही बताइए कि इसमें मैं क्या कर सकती थी। अब होश आ रहा तो आस पड़ोस को मदद कर मन लगा रही हूँ। घर वालों का इतना आसरा ही बहुत है कि रहने खाने की दिक्कत नहीं है। मन छोटा ना करो बेटी और नई जिंदगी शुरू करो। जिसने तुम्हारी बात तक ना सुनी उससे न्याय की उम्मीद बेकार है। जहां कद्र ना हो उस राह जाना ही क्यों है। तुम अपने उत्थान में मन लगाओ। उसे ऐसा समझाया, मगर उसकी दुखी भरी बातें सुनकर सुन्न रह गई थी। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतने नाजो से पली लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। यह भली प्रकार समझ गई कि नीलिमा ननद नंदोई की साजिश का शिकार हुई है। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और नीलिमा पर चारित्रिक लांछन लगाकर घर से बेघर कर दिया। यह दोस्त मायके वालों को अपनी इज्जत पर आंच लगी तो वे हाथ बांध कर बैठ गए। वैसे भी कोर्ट केस और पुलिस जायदाद दिला सकते थे, प्रेम नहीं। सच ही कहा गया है कि स्त्री का जीवन दूध के कटोरे सा होता है। 2 बूंद नींबू का रस उसके अस्तित्व को खराब कर सकता है। उसे सुनकर मन में एक ख्याल बलवत हो गई कि क्यों ना इस गांव की लड़कियों व महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें और शिक्षित किया जाए। उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि भविष्य में वह किसी किस्म की साजिश का शिकार ना हो। वे अपने चरित्र की स्कैनिंग के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो। अपने भाग्य की निर्माता स्वयं बने। जीतू के विवाह के कुछ दिनों बाद ही लता जी ने नीलिमा के पिता के सहयोग से नीलिमा कार्यशाला की स्थापना की, जिसमें गांव की सभी लड़कियां सिलाई कढ़ाई व बुनाई की ट्रेनिंग करने लगी। उनके बनाए सामान को बाजार में बाजार तक पहुंचाने का कार्य लता जी के बेटे करने लगे। आखिर क्यों ना करते, वह उनकी मुंह बोली बहन जो थी। नीलिमा के साथ साथ गांव के हर महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती चली गई।